शामे गम कुछ उस निगाहे नाज की बातें करो। शामे गम कुछ उस निगाहे नाज की बातें करो। बेखुदी बढ़ती चली है राज की बातें करो। कुछ फजा की तीलियों से छन रहा है नूर सा। कुछ कफस की तीलियों से छन रहा है नूर सा। कुछ फजा कुछ हसरते परवाज की बातें करो। हम हसरते परवाज की बातें करने आ गए हैं बज़्मे विरासत में, और कह सकते हैं कि हाँ, मैंने फिराक को देखा है। कल एक इंटरव्यू का चर्चा हुआ था, अंशु कर रहे थे। मुझे वो दिन याद आ रहा है। मैं 9वीं क्लास का विद्यार्थी था। सारिका के लिए वो इंटरव्यू किया जाना था, तो पिता ने कुछ बहुत ज़रूरी सवाल किए उस दिन। एक सवाल जो मुझे नहीं भूलता, पिता ने कहा कि जहाँ जिस मुकाम पे आप पहुँच गए हैं, क्या आपको लगता है मीर, सूर, तुलसी ये आपके फेलो ट्रेवलर्स जैसे हैं? तो फिराक साहब ने बुरा सा मुंह बना के कहा था, मियाँ क्या अहमक पने की बात कर रहे हो, करोड़ों मील आगे हैं ये लोग। मैं असलम भाई को आवाज़ दे रहा हूँ, वो मंच पर आए। आज इनकी सरपरस्ती पे ही में ही हम लोग फिराक साहब को याद करेंगे। और हेरम चतुर्वेदी जी को आवाज़ दे रहे हैं, वो आए। गुरुजी ने हमको पढ़ाया है, हम अच्छे बुरे जैसे भी हैं इन्हीं की बदौलत। और हमारे दोस्त अहमद महफूज साहब जामिया से पधारे हैं। मेरी हर सांस इस बात की शाहिद है ऐ दोस्त, मैंने हर लुत्फ के मौके पे तुझे याद किया। और फिर उस इंटरव्यू की याद आती है मुझे। उसमें वो कहते हैं कि जब कभी मुझे माँ की गोद की तलब होती है, मैं रामचरितमानस के पास जाता हूँ। फिराक के जितने किस्से हैं, गालिब को छोड़ के इतने किस्से किसी के नहीं हैं जितने फिराक के हैं। और फिराक साहब बहुत सारी किंवदंतियों के भी शिकार थे, आप तो जानते ही हैं। एक सवाल उसमें और बड़ा अहम किया गया था उस इंटरव्यू में। बोले कि फिराक साहब ये बताइए कि बहुत सारी अफवाहें आपके बारे में हैं, और फिराक साहब आनंद लेते थे। अपने बारे में जो भी अफवाहें उड़ती थीं उसको हवा भी देते थे। तो कहा कि हमें छोड़ो यार, अफवाह हुआ कि छोड़ो, आजकल बड़े अकेले हैं, कोई हसीन सा नौकर हो तो बताओ। और जिस तरह से वो अपने को बयान करते थे। मैं सीएबी में साहित्य मंत्री हुआ करता था, 80 के दशक की बात है। तो एक मुशायरा कोई सम्मेलन हमने किया था, शायद पहला आयोजन था ज़िंदगी का जो हमने किया था अपने स्तर पे। फिराक साहब को लेने गया, फिराक साहब को लेकर आया, और उनको लेके ये हुआ कि पहले कुछ नाश्ता पानी हो जाए। तो हम उनको लेके सीढ़ियों से चढ़ने लगे, तो सीढ़ी पे 0 वाट का बल्ब जल रहा था। मकड़ी ने उसके गिर्द जाला बुन रखा था। पीली बीमार रोशनी टूटी हुई सीढ़ियों से चढ़ते हुए, ठमकते हुए चल रहे थे फिराक साहब। हम उन्हें सहारा देते हुए ऊपर ले चल रहे थे। फिर ऐसे मेरे तरफ देखते हैं, कहते हैं, मियाँ ये कहाँ लेते आए, इससे ज़्यादा रोशनी तो दोज़ख में होती है।
फिराक साहब को याद करते हैं तो कई 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 गोशे ज़िंदगी के दिखाई देते हैं। वो आदमी जितना अकेला था और जिस तरह से अकेला था, फिराक साहब अपने से बातें करते बैठे रहते थे। उस इंटरव्यू में ये भी बात है कि पहले तो अल्फाज हाथ बांधे खड़े रहते थे कि हुजूर मुझे अपनी गज़ल में जगह दे दीजिए, मुझे अपनी नज़्म में जगह दे दीजिए। और फिराक ठसके में रहता था, अबे तुम नहीं जम रहे, तुम हड़ो। और फिर एक समय ऐसा भी आया कि सूनी आंखों देखता रहता हूँ कि कोई अल्फाज आ जाता, कोई शब्द आ जाता और मुझे बयां कर देता। बहुत दिनों से मैं उसकी तलाश में गुम हूँ, वो एक लफ्ज़ जो फर्रुख मुझे बयां कर दे। उस बयां करने की छटपटाहट को वो जी रहे थे उन दिनों। मैं बड़े सम्मान से अपने दोस्त अहमद महफूज साहब को, जो जामिया से हमारे बीच आए हैं और पुराने इलाहाबादी हैं, और ये भी कहें अगर तो अतिशयोक्त नहीं होगी कि ये इलाहाबाद के आदिवासी हैं, मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ। वो वही याद आ रहा है मुझे। ये निकहतों के नर्म रवी, ये हवा, ये रात, याद आ रहे हैं इश्क को टूटे हुए ताल्लुकात। मायूसियों की गोद में दम तोड़ता है इश्क, अब भी कोई बना ले तो बिगड़ी नहीं है बात। अब भी कोई बना ले तो बिगड़ी नहीं है बात। कुछ और भी तो हो इन इशारात के सिवा, कुछ और भी तो हो इन इशारात के सिवा। ये सब तो सिर्फ मेरे सनम बात बात बात। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। ये थे फिराक साहब। फिराक साहब जब आनंद भवन के पास खड़े होके टकटकी बांध के कमला नेहरू का रास्ता देखा करते थे। ये शहर वो भी जानता है, ये शहर वो भी जानता है। जब फिराक और निराला की आपस में चोंच लड़ती थी, कैसी कैसी बातें होती थीं, कैसे कैसे लोग होते थे। वो शेर याद आता है ना कि रास्तों कहाँ गए वो लोग जो आते जाते मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए। ऐसा लगता है कि जैसे कोई दुआ खो गई है और उसी दुआ की तलाश में ये बज़्म विरासत सजाई गई है कि ये दुआओं का बादल फिर से बरसे और हमारा इलाहाबाद उस अतीत को याद करे जो हमारा कमलेश्वर जी के शब्दों में कहें तो आगामी अतीत होने जा रहा है। भाई अहमद महफूज साहब। बहुत शुक्रिया मेरे अज़ीज़ दोस्त यश मालवी साहब। मेरे बाकायदा उस्ताद हिरम चतुर्वेदी साहब, जैसे अभी यश मालवी साहब ने कहा कि इनको पढ़ाया था हिरम साहब ने। अरे पूरी नस्ल खराब की है इन्होंने। हाँ ये तो और प्रोफेसर असलम साहब कह रहे हैं इसीलिए फिराक की याद में बैठे हैं। ये वाकई ज़फ़र बख्श साहब ने जब मुझे फ़ोन किया और बताया कि भाई इलाहाबाद बड़ा सन्नाटा हो गया है, और ये सही बात है कि हम लोग जब यहाँ थे अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में, मैं एम ए करके यहाँ से ज़रा निकल गया दिल्ली, तो उस वक्त जो माहौल था, ऐसी चहल पहल लिटरेरी और कल्चरल इतनी चीज़ें होती थी कि मतलब कभी एहसास ही नहीं होता था। उर्दू के साथ हिंदी के भी बड़े बड़े अदीब, शायर और चिंतक, नक्काद, ये सब लोग, तो पूरा एक बड़ा माहौल इलाहाबाद का था। और बहुत दिनों से हम तो खैर बाहर थे लेकिन आते जाते रहते हैं, तो इलाहाबाद की ये सूरत हाल देख के बड़ा ज़रा
एक चिंता या अफसोस का एहसास होता था। लेकिन जब ये मालूम हुआ कि ये एक डोल डाला गया है बज़्म विरासत के नाम से, तो वाकई जैसे होता है ना कि अपने घर में कोई नई चीज़ या कुछ शुरू हो रही हो तो कुछ ज़्यादा ही खुशी होती है। तो मैं ज़फ़र बख्श साहब को ख़ास तौर से और पूरी बज़्म विरासत की जो टीम है, इसके ऑर्गेनाइज़र्स हैं, मैं इसके लिए ख़ास बहुत ही दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि यह सिलसिला जो अब शुरू हो रहा है, शुरू हो गया है, ये इसी तरह चलता रहेगा। और इसमें जो नई नस्ल के ख़ास तौर से जो हमारे साथी हैं वो लोग ज़्यादा इसमें दिलचस्पी लेंगे, क्योंकि नई नस्ल के लोग ही आगे चल के फिर बड़े बड़े इनकलाब लाने में बहुत बड़ी मदद होती है उनसे। तो अब जैसा कि यश ने कहा कि हर शहर के साथ मेरा ख्याल है आमतौर से, लेकिन कुछ शहर तो ऐसे ज़रूर हैं कि उन शहरों की जो पहचान है या शनाख्त है या उनकी शोहरत है, हमारे इलाहाबाद की एक तो शोहरत है अमरूद से, हम सब जानते हैं। अकबर इलाहाबादी ने कह ही दिया था कि कुछ इलाहाबाद में सामा नहीं बहबूद के, क्या धरा है यहाँ बजूज़ अकबर के और अमरूद के। तो अकबर इलाहाबादी का ज़ाहिर इंतकाल 1921 में हुआ। उस वक्त फ़राक साहब ज़ाहिर मौजूद है, लेकिन बहुत कम उम्र रही होगी उस वक्त। तो अकबर ने अपने ज़माने में ये कह दिया, लेकिन वही होता है कि बाद में हमारा शहर इलाहाबाद जो है कई और हवालों से बहुत शोहरत की बुलंदी पे पहुंचा, और इस पर हम तमाम इलाहाबाद वालों को फ़ख्र होता है कि हमारे शहर में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। और उन्हीं में नाम लेने की ज़रूरत नहीं, हिंदी दुनिया में भी, उर्दू दुनिया में भी, ख़ास तौर से उर्दू दुनिया के बहुत बड़े लोगों में, यानी जो हम अपने इलाहाबाद के स्टालवर्ड्स कह सकते हैं। तो फ़राक साहब का मामला ये है कि फ़राक साहब की जो पहचान है, शनाख्त है, वो तो पूरी उर्दू दुनिया के लिए है, लेकिन इलाहाबाद से उनका जो ताल्लुक़ रहा, उसके बिना पर हम इलाहाबाद वालों के लिए ये मज़ीद एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि साहब फ़राक साहब उर्दू के इतने बड़े शायर, जदीद शोरा में बहुत बड़ी पहचान रखने वाले कहाँ के हैं? इलाहाबाद के हैं। अब ये अलग बात है कि ठीक है उनका वतन गोरखपुर था, लेकिन उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा अरसा, तकरीबन ज़िंदगी का बहुत बड़ा अरसा इलाहाबाद में गुजारा। तो अब फ़राक साहब के बारे में ये जो गुफ्तगू हो रही है, मैं समझता हूँ कि जैसा कि यश ने कहा कि अपने लोगों को याद करना ये भी हमारे ज़माने में पहले भी बहुत ज़रूरी था, लेकिन अब इस ज़माने में ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि जब पुरानी चीज़ों को भुलाने का बाकायदा मनसूबाबंद प्रोग्राम बनाया जाए कि साहब पुरानी चीज़ें अब हमारे किसी काम की नहीं है, वो लोग तो अपना काम करके चले गए, अब तो सिर्फ आगे देखो। तो ऐसे में हमारी जो रवायत है, हमारी ट्रेडिशन है, ख़ास तौर से मॉडर्न जो ट्रेडिशन है, लिटरेरी कल्चरल, उसको अपना याद रखना और नए लोगों को बताना कि हम अपने इन लोगों पर जो फ़ख्र करते हैं वो ऐसे ही खाली खुली फ़ख्र नहीं करते, बल्कि इनकी जो हैसियत है, इनका जो मकाम है, इनका जो मर्तबा है। मैं एक दो बातें बयान करता हूँ भी, और ज़ाहिर के हमारे कि एक तो देखिए ये है कि फ़राक साहब जैसा भी हम सब जानते हैं, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने फ़राक साहब को देखा भी नहीं होगा, लेकिन फ़राक साहब के बारे में यह है कि उनकी पूरी शख्सियत, एक ये होता है कि भाई ठीक है एक शायर है, बहुत अच्छा शायर है, बहुत बड़ा शायर है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि उसकी शख्सियत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव या बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं होती कि भाई ठीक है शायरी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन साहब वो बस मिलने मिलने में अपना ऐसा ही है, उनसे कुछ ख़ास नहीं। लेकिन कुछ अदीब और कुछ शायर ऐसे होते हैं कि जिनकी शायरी या उनका जो लिटरेरी वर्क है उसके साथ साथ उनकी पर्सनल जो लाइफ है या पर्सनालिटी जो है वो भी इतना अट्रैक्शन रखती है, इतना उसमें कशिश होती है, इतने पहलू होते हैं कि आदमी उनकी शायरी थोड़ी देर अलग कर दे तब भी वो आदमी हमारे लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट या बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल या बहुत ज़्यादा इस लिहाज से हमारी दिलचस्पी का सबब होता है कि जैसा भी एक दो न जाने कितनी बातें हैं, कितने वाक़यात हैं फ़राक साहब के ताल्लुक़ से किताबों में लिखे हुए हैं, और यहाँ इलाहाबाद के जो पुराने लोग हैं उन लोगों ने सब देखा है। तो फ़राक साहब की एक तो शख्सियत, ऐसी शख्सियत बहुत कम हमारे यहाँ, इस तरह की शख्सियत गालिब की है पुराने ज़माने में। गालिब के साथ भी बहुत, उनकी पर्सनालिटी में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं
गालिब की फ़िल्म में या गालिब जो सीरियल है उसमें आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। तो फ़राग साहब की एक तो शख्सियत, लेकिन देखिए शख्सियत बाद में आती है। फ़राग साहब की यही शख्सियत होती, लेकिन अगर वो शायर ना होते तो फ़राग साहब की शख्सियत का कोई जिक्र ना करता। क्या बात। तो असल बात यह है कि फ़राग साहब की जो भी हैसियत है, मकाम है, मर्तबा है, बहुत बहुत बड़े शायर हैं हमारे जदीद ज़माने के, वो इसलिए हैं कि उन्होंने शायरी में अपना कमाल दिखाया है। उर्दू शायरी को फ़राग ने जिस सतह तक पहुंचाया है वो ख़ास तौर से जदीद शायरों में, जदीद शायरों से मुराद ये 1896 में फ़राग साहब पैदा हुए, 1982 में इंतकाल हुआ। तो ये हम ये कह सकते हैं कि 20वीं सेंचुरी जो है उसमें जो हमारे मॉडर्न उर्दू पोइट्स और ख़ास तौर से गज़ल के जो शायर हैं, गज़ल के शायरों में फ़राग के कई कंटेम्प्रेरी हैं, बहुत नाम लिया जाता है। फ़ानी हैं, असगर गोंडवी हैं, जिगर मुरादाबादी हैं, बड़ी शोहरत रही जिगर साहब की, अपने रंग के बहुत अच्छे शायर थे। इसके अलावा यगाना चंगेज़ी हैं, फिर और बहुत से लोग हैं जो उधर थे। नासिर काज़मी बहुत ही मशहूर नाम है, फैज़ साहब हैं, ये जोश मलिहाबादी हैं, ये सब लोग फ़राग के कंटेम्प्रेरी हैं। लेकिन इनमें फ़राग जो हैं वो सबसे अलग या सबसे मुनफरिद कई लिहाज से हैं। एक तो ये है कि फ़राग की जो शायरी, गज़ल की शायरी है, फ़राग ने नज़में भी कही हैं, रुबाइयाँ भी कही हैं, पूरी रुबाइयों का एक मजमुआ है रूप के नाम से, और ख़ास रंग की रुबाइयाँ हैं। वैसी रुबाइयाँ हमारे यहाँ और किसी ने नहीं कही। लेकिन फ़राग साहब की जो असल पहचान है, असल शनाख्त है, वो बहैसियत जदीद गज़ल गो की है। नज़में भी हैं उनकी, हिंडोला है और परछाइयाँ है, बहुत अच्छी नज़में हैं। लेकिन फ़राग साहब का असल मैदान जो है वो गज़ल है। और अभी आपने यहाँ उनकी गज़लें म्यूज़िक के साथ सुनी, आपको अंदाज़ा हुआ। एक बात जो बहुत अहम है फ़राग साहब के ताल्लुक़ से कि भाई गज़ल की शायरी तो हमारी क्लासिकी चली आ रही है, मीर साहब से वली और मीर और गालिब और ज़ौक़ मुसफ़ी सब गज़ल की शायरी कर रहे हैं, और उसके बाद जदीद ज़माने में भी गज़ल कह रहे हैं लोग। तो फ़राग साहब का इसमें क्या मतलब, अलग से उनका क्या वो है इसमें पहचान या उनका कंट्रीब्यूशन? तो इसमें एक दो बातें बहुत अहम हैं। एक तो ये है कि हमारी क्लासिकी शायरी जो है, क्लासिकल गज़ल उर्दू की, वो फ़ारसी से चलती हुई उर्दू में, उसमें कई तरह के रंग हैं, कई तरह के रंग हैं। एक वो है रंग जो गालिब का है कि जिसमें बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत ही तख़य्युली ख़याली बातें, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्शन की सतह पे ले जा कर के बयान करना, बहुत सोचना पड़े, बहुत गौर करना पड़े, तब जा कर के उस शेर की अज़मत तो बड़ाई हमारे सामने आती है। उससे पहले मीर साहब हैं। मीर साहब के यहाँ ये है कि उनके यहाँ उस तरह का एब्स्ट्रैक्शन नहीं है या उस तरह का इंटेलेक्चुअल पहलू नहीं है जैसा गालिब का है। लेकिन मीर के यहाँ यह है कि मीर इतना बड़ा फ़नकार है कि वो गहरी से गहरी बड़ी पेचीदा बातों को भी इस आसान अंदाज में कह देते हैं मीर साहब कि हम फ़ौरन सुन के हमें लगता है कि अरे भाई इसमें तो कोई बात ही नहीं होगी या कोई गहराई नहीं होगी, शेर ऊपर से बहुत अच्छा है, वाह क्या बात है, दिल में बात उतर गई। लेकिन जब गौर करिए तब जा कर के उसकी गहराइयाँ समझ में आती हैं। और इसको हमारे इलाहाबाद ही के उर्दू के सबसे बड़े नक्काद शमसुररहमान फ़ारूक़ी साहब ने पूरा लिख के बयान करके दिखा दिया। तो मीर साहब के यहाँ जो एक रंग है जिसको हम कहते हैं कैफियत या असर आफरीनी का रंग, जी जी, जो एहसास, यानी शेर में ऐसी बात बयान करना या बात को इस तरह बयान करना कि वो बात सुनने के साथ ही हमारे फ़ौरन दिल पर असर कर जाए। तो इसमें होता यह है कि बहुत से शेर ऐसे होते हैं कि दिल पर असर कर गए लेकिन उनमें गहराई नहीं होती, ऊपर से शेर बहुत अच्छा लगता है, आम तौर से ये होता है। फ़राग साहब का जो कमाल है वो ये है कि उन्होंने इस वाले रंग को अख्तियार किया, यानी जो बात फ़राग साहब बयान करते हैं वो इस तरह बयान करते हैं कि फ़ौरन वो हमारे दिल पर असर कर जाता है। तो यहाँ तक तो बात ये हो गई भाई ठीक है, अगर इतना ही है तो फिर तो वही मीर वाला रंग अख्तियार कर लिया, फिर इसमें फ़राग साहब का क्या है। अब इस आगे मैं बयान करता हूँ। आगे ये है कि एक तो ये कि फ़राग साहब की असल पहचान जो है वो एहसास की शिद्दत और
तासीर, असर आफरीनी, जिसको हमारे यहाँ टर्मिनोलॉजी है बाकायदा, कैफियत जिसको कहा गया है कि कैफियत जो हमारे पूरे अंदरून को दाखिली जो हमारी जो शख्सियत है उसको झिझोड़ दे, ये कैफियत। लेकिन फ़िराक साहब ने एक ऐसा काम किया है कि जो उनके और किसी कंटेम्परेरी ने नहीं किया, और वो ये है कि जो ख़यालात या जो आइडियाज़ या जो मज़ामीन, जो थीम्स हमारी क्लासिकी शायरी में चले आ रहे थे, उनमें से बहुत से थीम्स को फ़िराक साहब ने इस तरह बयान किया है कि वो हमारे ज़माने के लिहाज से बिल्कुल वो नया थीम हो गया। इसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक शेर है बेदिल का। बेदिल जो फ़ारसी के बहुत बड़े शायर थे, गालिब, जिनके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, दिल में चाहते थे कि बेदिल का अंदाज़ अख्तियार कर लें। तर्ज़ बेदिल में रेख्ता कहना असदुल्लाह खां क़यामत है, गालिब ने कहा है। बेदिल का इंतकाल 1720 में हुआ है, मीर की पैदाइश के 2 साल पहले बेदिल मर गए। बेदिल का शेर है, बहुत मशहूर शेर है कि हमा उम्र बात कदह ज़देम न रफ्त रंजे खुमार माँ। मैं अभी बयान कर देता हूँ इसका मतलब। हमा उम्र बात कदह ज़देम न रफ्त रंजे खुमार माँ, चे क़यामती के नमी रसी जे कनारे माँ ब कनारे माँ। वाह वाह वाह। अब एक थीम ये है कि जैसे आप सब जानते हैं कि गज़ल की शायरी जो है वो इश्किया शायरी है, लव पोइट्री है, उसमें आशिक है, माशूक है। तो आशिक जो है वो ये चाहता है कि माशूक का वस्ल उसे नसीब हो जाए, माशूक उसके आगोश में आ जाए। लेकिन अब देखिए, बेदिल ये कह रहे हैं कि यानी आशिक ये कह रहा है कि अपने माशूक से कि तुम्हारे साथ सारी उम्र मैं बैठ के शराब पीता रहा, लेकिन खुमार जो है, खुमार की तकलीफ़ जो है वो जा ही नहीं रही है। खुमार कहते हैं नशे के उतार को, ये ख्याल रहे, खुमार जो है वो नशे के उतार को कहते हैं। जब नशा उतर जाता है तो बड़ा तकलीफदेह होता है, उसको खुमार कहते हैं। आमतौर से लोग खुमार के बारे में समझते हैं कि बड़ी बड़े खुमार में है, यानी बड़े नशे में है। तो खुमार के माने नशे का उतरना, और ये बहुत तकलीफदेह होता है। तो आशिक अपने माशूक से ये कह रहा है कि वही हैंगओवर ना। हाँ, बिल्कुल 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 सही आपने। तो आशिक ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ सारी उम्र शराब पीता रहा, लेकिन खुमार जो है वो, खुमार की तकलीफ़ या उसका रंज जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। क्यों? दूसरे मिसरे में कहता है कि चे क़यामती, अरे तू कैसा क़यामत है कि चे क़यामती के नमी रसी जे कनारे माँ ब कनारे माँ। यानी माशूक जो है वो आगोश में है, इसके बावजूद ये एहसास हो रहा है कि वो आगोश में नहीं है। ये जो कि तू मेरे कनार में होते हुए भी ऐसा महसूस हो रहा है कि तू आगोश में है ही नहीं। अब देखिए, ये थीम जो है, इस थीम को, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वस्ल गोया ऐसी चीज़ है कि वस्ल अगर हासिल हो जाए तब भी वस्ल के तई जो एहसास है उसकी तकमील नहीं हो पाती, उसकी तकमील नहीं हो पाती, वस्ल चाहे हो जाए तब भी। अब इसी बात को खलील रहमान आज़मी ने अपने एक शेर में कहा है, वो सुन लीजिए। और देखिए फिर फ़िराक साहब कहते हैं, खलील रहमान आज़मी का शेर है कि ऐसी रातें भी हम पे गुज़री हैं, ऐसी रातें भी हम पे गुज़री हैं, तेरे पहलू में तेरी याद आई। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। ये खलील रहमान आज़मी का शेर है। देखिए, बिल्कुल वही थीम है कि माशूक पहलू में है, इसके बावजूद उसकी याद आ रही। तो ये तो आदमी कोई बहुत साइंटिफिक अंदाज से सोचे तो कहे कि भाई ये शायद लोग पागल ही होते हैं, वही क्या है, जब वो तुम्हारे पहलू में है तब उसकी याद आने क्या मतलब है। लेकिन वही बात है कि वस्ल जो है वो गोया ऐसी चीज़ है कि उसकी तकमील या जिस सतह तक आदमी उसका एहसास करना चाहता है वो सतह हासिल होती ही नहीं। अब देखिए, इसी बात को फ़िराक साहब ने कहा। फ़िराक साहब का शेर है कि तेरे पहलू में क्यों होता है महसूस। बेदिल का शेर सामने रखिए, खलील रहमान आज़मी का शेर सामने रखिए, अब फ़िराक से सुनिए। तेरे पहलू में क्यों होता है महसूस कि तुझसे दूर होता जा रहा हूँ। वाह वाह वाह। तेरे पहलू में क्यों होता है महसूस कि तुझसे दूर होता जा रहा हूँ। तो ये आप देखिए कि ये
वहाँ तो ये कहा गया कि साहब तू पहलू में है भी, तब भी तेरी याद आ रही है। फिराक साहब ने उसको और आगे बढ़ा दिया कि एक तो ये है कि पहलू में होते हुए भी ऐसा लग रहा है कि गोया हम हिज्र की कैफियत में है, यानी वस्ल में हिज्र का एहसास दर आए, समा जाए, तो इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या होगी कि वस्ल है लेकिन एहसास जो है वो हिज्र और फिराक वाला, और वो भी कह रहे हैं तुझसे दूर होता जा रहा हूँ। ये जो कंटिन्यूटी है ये ज़रा देखिए कि तुझसे दूर हो गया उन्हीं का है, तुझसे दूर होता जा रहा हूँ। तो ये जो फिराक साहब के यहाँ ये जो कैफियत है, या जैसे उनका वो शेर है वो बिल्कुल वही कि वो जो है अभी जो आपने गज़ल पढ़ी, वो जो शेर पढ़ा कि जान लेते हैं तुझे ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, बहुत पहले तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में। फिराक साहब के यहाँ ये भी है कि एहसास के साथ साथ वो इमेजरी भी बनाते हैं, इमेज ऐसी बनाते हैं कि वो एहसास और इमेज मिल करके आपको बिल्कुल अपने गिरफ्त में ले लेता है। तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। फिराक साहब के इस रंग से उनके ज़माने में बहुत मुतासिर हुए थे नासिर काज़मी जी, और नासिर काज़मी के बारे में कहा जाता है कि अगर फिराक ना होते तो नासिर काज़मी भी ना होते। उदासी बाल खोले सो उदासी बाल को नासिर काज़मी का शेर है, हाँ। हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही। वही रंग है फिराक साहब क्या वाला। बात। जाहिर कि नासिर 1925 में उनका पैदा हुए और बहुत कम उम्र में 47 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था 1972 में। लेकिन नासिर काज़मी जो जदीद शुअरा में बहुत बहुत अहमियत रखते हैं, नासिर काज़मी ने गज़ल में फिराक साहब से बहुत असर लिया। तो फिराक साहब के बारे में उनकी शायरी गज़ल में इतनी चीज़ें हैं कि उस पर बहुत तवील गुफ्तगू हो सकती है। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि हमारे कुछ और लोग। जी जी एकदम। थैंक यू। हम जहाँ हैं वहाँ अब अपने सेवा, एक भी आदमी बहुत है मियाँ, अल्लामा जीस्त का ये रेगिस्तान, अपनी तर दामनी बहुत है मियाँ। फिराक साहब बड़ी पीड़ा से कहा करते थे कि इन पढ़े लिखे लोगों को कौन समझाए कि हिंदी में लिखने के लिए हिंदू होना ज़रूरी नहीं होता और उर्दू में लिखने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं होता। फिराक साहब ऐसी तकलीफ़ से कभी कभी बातें करते थे, और ख़ास तौर पर उच्चारण का अगर हेर फेर है कुछ, तो एक व्यक्ति थे और लगातार सा की कुछ गड़बड़ी कर रहे थे, और कॉन्शियस इसने थे कि सुखद बोलना हो तो बोलते थे सुखद। उनको सुनते सुनते आजिज आ गए, बोले कि फिराक साहब ये ओश किसे कहते हैं? ओश कहे जिसे आप सबनम कहते हैं, सबनम। चले जाइए, हमारे कान में पेशाब कर रही थी देर से। ये थे फिराक साहब। फिराक साहब के पास खुशहाल पर्वत से एक शर्मा जी आया करते थे, और शर्मा जी के यहाँ एक सफाई कर्मी आती थी, और शर्मा जी सफाई कर्मी से बतियाने के लिए चवन्नी रोज देते थे। तो कहें कि देखो ये शर्मा जी जो अभी गए हैं, इनके लिए एक शेर कहा है। हमने कहा क्या बताइए? कहे मेहतरानी से दिल लगाते हैं, वो कमाती है आप खाते हैं। और ऐसा बेलौस अंदाज। इसके अलावा वो शेर याद करिए, पाल ले एक रोग नादा इस सफर के वास्ते, पाल ले एक रोग नादा जिंदगी के वास्ते, सिर्फ सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं। ये थे फिराक साहब। मैं हेरम भाई साहब को आवाज़ दे रहा हूँ। आप सोचिए ये फिराक साहब के लंबे समय तक पड़ोसी रहे हैं,
और फिराक का पड़ोसी होना कितना खतरनाक हो सकता है। आप सुने इनको और देखें कि नाराजगी में भी हमारी अनीता जी बैठी होंगी, इनको दुर्वासा कहती हैं। मैं हेरम भाई साहब को आवाज दे रहा हूं कि वो अपनी बातें कहें। बहुत शुक्रिया यश जी, आज की सदारत कर रहे असलम साहब और महफूज साहब, सामने बैठे माननीय न्यायमूर्ति सुधांशु जी, माननीय न्यायमूर्ति तरुण जी, और इस बज़्म विरासत के चिराग आफताब तिग्मांशु जी, क्या बात। इतनी बेहतरीन शुरुआत कर चुकी स्मिता जी, जिन्होंने माहौल बना दिया, और बहुत दूर छाए में बैठे हुए हमारे बख्श साहब, आप तमाम लोगों को मैं आदाब कह रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। आने वाली नस्लें तुम पर फ़क्र करेंगी हम असरों, उनको जब मालूम पड़ेगा तुमने फ़िराक को देखा था। क्या बात। फ़िराक का ये घमंड नहीं है, अभिमान नहीं है, ये उनका स्वाभिमान है। और ये है। और फ़िराक को देखिए तो जैसा स्मिता जी गा गई, हमारी प्रोफेसर स्मिता अग्रवाल, तो उनके यहाँ वाकई एक वो सेंटेंस अक्सर इस्तेमाल करते थे, मैं आखिरी वाला लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आफताब ढले का गुनाह, हाँ कहते थे गुनाह। तो उनके यहाँ आफताब ढलते ही एक उदासी, मेरे ख्याल से सबको कुछ ना कुछ परेशान करती है वो उदासी, और फ़िराक यहाँ वो है। इसीलिए वो जो गज़ल आप गा रही थी, शाम भी है धुआं धुआं, हुस्न भी है उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ सी याद आके रह गई, और वही कहानियाँ मेरे ख्याल से रात भर समेटते थे, और रात कटनी फ़िराक के यहाँ बहुत मुश्किल थी। उन कहानियों को संजोते हुए, ढूंढते हुए, याद करते हुए फ़िराक की रात कटती थी। और रात पे फ़िराक खूब लिखते हैं, और इसीलिए रात उनके लिए एक बड़ी तकलीफ़ देह वक्त होता था। एक शेर है उनका ना, उजले उजले से कफन में सहरे शाम फ़िराक, उजले उजले से कफन में सहरे शाम फ़िराक, एक तस्वीर हूँ मैं रात के कट जाने की। क्या बात, क्या बात। यानी जिंदगी ना हुई वो रात है जो कट जाए। क्या बात। अगर रात नहीं कटी तो जिंदगी क्या कटी। ये फ़िराक के यहाँ एक कैफियत है जिसकी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, नुखूस जो लाहौर से छपता था रिसाला, उसके संपादक थे हमारे तुफ़ैल साहब, और उनसे बड़ी लंबी खत किताबत हुई फ़िराक साहब की, और स्पेशली 1953 में, और वो छपी, लाहौर से भी छपी, बाद में यहाँ वाणी वालों ने छाप दी। वाणी का स्टॉल भी इत्तेफाक से लगा है, और मुझे वो मनानम इसीलिए बहुत पसंद है क्योंकि उसमें फ़िराक ने अपने आप को खोल के रख दिया है, पूरा का पूरा साफ कर दिया था कि हम हैं क्या। तो मन आनम के हवाले से कई बातें उसमें कही जा सकती हैं, और जैसे अभी रात की बात मैंने कही, तो एक शेर आप बहुत सुनाते हैं फ़िराक का, वो मैं सुना रहा हूँ। जल जल कर आकाश दीप बुझ गए फ़िराक। देखिए चिराग नहीं है, जल जल कर आकाश दीप बुझ गए फ़िराक, को फटती है जैसे बिरहन की छाती। अरे गजब, मतलब क्या दर्द है, क्या संवेदना पाँव फटती है जैसे बिरहन की छाती। क्या बात। ये फ़िराक के हाँ। अब या रात का दर्द जो आपको दिखाई देता है, ये एक शेर और है, हाँ बिल्कुल, और पास कर ले रहा हूँ। जो तेरे गेसुए पुरखम से, जो तेरे गेसुए पुरखम से खेल भी न सकी। क्या बात। मतलब इनके गेसू देख के याद आ रहा है सदारत अच्छे व्यक्ति से। आपको जलन हो रही क्या? जाहिर सी बात है। उन उंगलियों से, क्या बात,
उन उंगलियों से जो आपके गेसु एक हमको नहीं छेड़ सकती, उन उंगलियों से मैं सितारों को छेड़ सकता हूँ। क्या बात मतलब वाह, कहाँ ले जा वाह, रही वाह। इमेजरी को जो आप बात कर रहे थे क्या महफूज कहने। साहब। तो ये दौर जैसे स्मिता जी गा चुकी हैं, आपने कहा कि इस बेसुरे दौर में आपने सुर का एक क्या बात। आलम कायम किया। उसी तरह वो लिखते हैं, इस दौर में ज़िंदगी बशर की बीमार की रात हो गई है। तो वाह। रात उनके यहाँ वाकई बहुत तकलीफ़ देती। रात को न जाने क्या क्या याद आता था, और रात को वो इसीलिए वो कहते हैं, इज्जतों शोहरतों सब कुछ है मेरे पास, एक दोस्त भी मिल जाता किस्मत चाहिए। वाह तो वाह वाह। दोस्ती भी किससे? तो फिराक के यहाँ दोनों तरह के आपको इमेजरी दिख रही हैं, लोनलीनेस भी और अलोन रहना भी। वो बहुत बढ़िया उन्होंने मनानम में लिखा, मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगा। वो लिख रहे हैं, ये उनका खत है अगस्त 16 का। जो तन्हाई बचपन से कुछ बरस पहले तक मेरे अंदर एक वहशतनाक हालत पैदा कर देती थी, अब वो मेरी जुज़्बे फितरत बन गई है, यानी उनकी फितरत हो गई है। बल्कि अब तो मुझे लोगों की सोबत में तन्हाई का एहसास ज़्यादा होता है। क्या बात। तो मैथ्यू अर्नल को उसके बाद कोट किया है उन्होंने कि विल मॉर्टल मिलियंस लिव अलोन। क्या बात। वो मतलब एक है वो दिक्कत उनके साथ। और मालूम नहीं क्यों, अगर वो उनके भांजे जो वायरोलॉजिस्ट के डायरेक्टर हुए वहाँ वेस्ट इंडीज़ में, उन्होंने जो बायोग्राफी लिखी है फिराक की, उसको गौर से पढ़ें तो एक समझ में आता है कि ही हैड स्टार्टेड बिलीविंग इन इस द प्रोग्रेस ऑफ स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पेन। क्या ये वो लिखते हैं उसमें कि मुझे अब ये लग रहा है कि इसी में वही है ना, दर्द का हद से गुजर जाना ही दवा। हाँ, वो बिल्कुल उसी तरह की बात फिराक कह रहे हैं। और बाकायदा नीत्शे को जगह जगह कोट किया है उन्होंने। और वो कहते हैं कि मैं एक शेर उनका बहुत पसंद करता हूँ, मतलब उसी से फिराक की पर्सनैलिटी समझ में आ जाती है। सादगी में खुदा न हो जाऊं, एहतियातन गुनाह करता हूँ। वाह वाह सादगी वाह में वाह। खुदा न हो जाऊं, क्या बात। एहतियातन गुनाह करता हूँ। और इसीलिए वो लिखते हैं और सोमरसेट मॉम को कोट करते हैं, कहते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू राइट इमॉर्टल लिटरेचर एंड रिमेन अ जेंटलमैन। क्या बात। क्या बात। रिमेन अ क्या जेंटलमैन। बात। तो ये एक फिराक के यहाँ ये भी एक दौर आपको देखने को मिलेगा। और एक दो बातें फिराक की, जैसे आप कह रहे थे खुद भी हवा देते थे, तो वाकई वो हवा देते थे। क्योंकि पहले तो मैं सोचता था कि शायद रमेश चंद्र द्विवेदी ने किसी ऐसे ही हालत में उनसे लिखवा लिया होगा पीसी और आईसीएस, लेकिन फिराक ने मनानम में लिखा है बाकायदा एक खत में। और हम लोग जानते हैं आईसीएस बिना परीक्षा के हो नहीं सकता था। और एक यूनिवर्सल ट्रेंड था कि हर साल के 2 टॉपर को नॉमिनेट कर दिया जाता है, 2 को नगर निगम में, जिसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता था म्यूनिसिपैलिटी उस ज़माने में, और 2 को डिप्टी कलेक्ट्री में। तो 1917 का जब रिज़ल्ट आया तो 2 लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से नॉमिनेट हुए फॉर डिप्टी कलेक्टरशिप। एक फिराक साहब थे और दूसरे थे राम बाबू सक्सेना। प्लीज़ डू नॉट कंफ्यूज विद बाबू राम सक्सेना। तो ये 2 लोग नॉमिनेट हुए थे। आईसीएस की कहीं बात थी नहीं। और रमेश चंद्र द्विवेदी ने अपने उसमें लिखा है, लेकिन वो बाद में फिराक ने भी लिख दिया है मनानम में एक खत में, जो इनको लिखा है तुफैल साहब को। तो ये एक चीज़ हमें उनके यहाँ दिखाई देती है। और मीर की बात आपने की, मीर को खैर कौन नहीं मानता था, जो गाली मानते थे, तो फिराक की तो कोई बात ही नहीं। लेकिन फिराक ने अकबर इलाहाबाद पे भी अकबर इलाहाबादी पे भी बहुत बेहतरीन नज़्म लिखी है। मालूम नहीं सुनी है कि नहीं, मैं इसीलिए वो लेता आया मनानम जिसमें ये नज़्म है। और दूसरी उसी के साथ साथ उसी खत में उन्होंने एक दूसरी चीज़ लिखी है, वो उसका भी एक बंद ज़रूर सुनाना चाहूँगा, क्योंकि आज का जो दौर है उसमें ये दिखाई देता है। अकबर इलाहाबादी पर
एक बंद उनका चलिए पेश कर दे रहा हूँ, पूरी नज़्म है वैसे तो। तेरे कलाम में थी गुदगुदी भी, तेरे कलाम में थी गुदगुदी भी, आंसू भी, कभी वतन को हंसाया कभी उदास किया। क्या बात। सुखन के साज में वो दर्द भर दिया तूने, वतन को अपने तरानों से खुद शनाश किया। क्या बात। ये है, मतलब बात लिख रहे हैं। हमारी नींद ने मुर्दों से शर्त बांधी थी, हयाते हिंद के माथे पे मौत का था कलंक, वो तेज़ टीस उठी आँख खुल गई, जो लगा तेरे तब सुबह ज़ेरे लबी का तीखा डंग। और एक बहुत बेहतरीन उनकी नज़्म है, वो आज भी मौजूद है, प्रासंगिक है। देखिए, रचनाकार जो होता है कालजयी होता है, वो अपने समय के पार तक लिख जाता है, वो बहुत बेहतरीन है। अब ट्रंप वापस आ रहे हैं तो मुझे और मौजूद लग रही है, प्रासंगिक लग रही है। 1953 में ये खत में लिखा है, इसके मतलब उससे पहले की नज़्म है। वो वॉल स्ट्रीट का सट्टा खाना, वो वॉल स्ट्रीट का सट्टा खाना, व्हाइट हाउस का साजिश घर। क्या बात। आप ये सुनिए क्या लिख रहे हैं। वो वॉल स्ट्रीट का सट्टा खाना, व्हाइट हाउस का साजिश घर, वो दलाली की के दांव पे वो डिप्लोमेसी के छूमंतर, वो लूटा लूट तिजारत की वो जनता राज का आडंबर, वो लेन देन में खींचा तानी राजनीति का अगर मगर। हम डॉलर देश को देख आए, हम डॉलर देश को देख आए। इस वॉल स्ट्रीट में दुनिया का दीवाला बोला जाता है, जो लुटवा दे जो बिकवा दे वो खाता खोला जाता है। क्या बात है। इस व्हाइट हाउस में सबकी दुखती रग को टटोला जाता है, सरकारों मुल्कों कौमों को कांटों में तोला जाता है। क्या बात। हम डॉलर देश को देखाए, हम डॉलर देश को देखाए। क्या बात है। वाह वाह वाह। ये मैं जानबूझ के मैं इसीलिए लेके आया, क्या कहने कि ये जो एक दो बातें और मैं ज़रूर के जोड़ना चाहूँगा कि ये फिराक चूँकि इंग्लिश के टीचर थे, मुदर्रिस से, तो जाहिर सी बात है वो इंग्लिश और ख़ास तौर से रोमांटिक पोइट्री पूरी तरह से उन पे छाई रही। वो खुद लिखते हैं, इन खतों को देखिए अगर मनानम वाले, फिर फिराक की पर्सनैलिटी इसी से उभर के आती है। क्योंकि बहुत है झगड़ाना कि जोश और फिराक में झगड़ा था, फिराक और निराला में झगड़ा था। तो आप देखिए, जो आप जिक्र कर रहे थे रुबाइयों का, रूप का जो संकलन है, वो किसको उन्होंने डेडिकेट किया है? जोश मलिहाबादी को। और जब बांधो नाव इस ठाव बंधु, जो कल गाया भी था शुभा जी ने, तो उस पर उन्होंने एक नज़्म लिखी, और नज़्म लिख के लिखा कि मैं वो असर पैदा नहीं कर सका हूँ जो निराला कर गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो उनकी मैं कहना चाहूँगा। और ये नाम फिराक, इसका एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। ये लाहौर का एक पब्लिकेशन था कहकशां, ये प्रेमचंद जी के यहाँ बैठे थे, कहकशां पलट रहे थे, उसमें इन्होंने एक कुछ पढ़ा, उसमें नाम था नासिर हुसैन फिराक दहलवी, और बस यही उन्हें पसंद आ गया और फिराक नाम रख लिया। क्या बात। वो पीसीएस में हो गए, और उसके बाद आपको मालूम है 1920 में गांधी जी ने आवाज़ लगाई, छोड़ के कांग्रेस में शरीक हो गए, आंदोलन में शरीक हो गए, जेल में रहे। जेल में 32 नज़में लिखी उन्होंने, कई लेख लिखे। मतलब फिराक की सारी चर्चा होती है और लोग शायरी तक रुक जाते हैं। फिराक एज अ क्रिटिक, आप चाहें इश्किया शायरी देख लीजिए उनकी, उर्दू की इश्किया शायरी, या आप मनानम देख लीजिए, क्या बेहतरीन, हाँ बेहतरीन, एक से एक बेहतरीन उनके जो क्रिटिसिज्म के आर्टिकल्स हैं वो पढ़ने लायक हैं। वो किसी भी मायने में किसी से कम नहीं हैं, किसी भी लिटरेचर के। और इस पे बराबर प्रेमचंद जी ने उनको रुपया भेजा है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। तो यानी पैसा था उनके पास। फिराक साहब के पास पैसा कैसे उड़ जाता था, ये मतलब स्प्लर्ज जो शब्द है वो शायद उन्हीं की पर्सनैलिटी पे आता है। इसीलिए मैं कहता हूँ फिराक को समझना बड़ा थोड़ा, फॉर अस मॉर्टल्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो बड़ा कुछ दूसरे किस्म का इंसान था, उसके कई डायमेंशंस थे। और 1970 आते आते
क्योंकि मेरे ख्याल से कई लोग मौजूद हैं जो इसका गवाही दे देंगे, हमारी सदारत कर रहे असलम साहब भी, कि जब तक वो रहे लगभग 78-77 तक, तो बराबर इंग्लिश डिपार्टमेंट उनको जनरल इंग्लिश के वाइवा के लिए बुलाता ही रहा ना, बराबर आते रहे। और उसी समय 75 के आसपास शायद के गुजराल साहब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में मंत्री थे। तो इलाहाबाद के ही एक व्यक्ति जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा पूरी ठसक के साथ, क्योंकि वो फिराक के सेमी सर्कल में भी रहते थे, और दूर बैठी अनीता जी दिख रही हैं, उनके फादर बॉटनी में प्रोफेसर थे, प्रोफेसर टंडन, उनके लड़के बिशन नारायण टंडन, वो परिमल के संस्थापक सदस्य थे। शतायु हों, टचवुड कर दिया, ही इज़ ऑलरेडी 99, इज़ लिविंग इन नोएडा। तो वो उन्होंने बाकायदा उनको एमेरिटस प्रोड्यूसर बनवाया था, एंड थ्रू आउट 1970s ही कंटिन्यूड टू रिसीव 2000 रुपीज़ पर मंथ टिल 1980 तक उनको मिलता रहा। इसीलिए ये कहना कि फिराक के पास कभी पैसे कभी, बहुत लोगों को जो आप कहते ना हवा दे देते थे खुद भी लेजेंड बनने के लिए, कि होलियर देन दाऊ, तो बाकी लोग कहते हैं वो अनहोलियर देन दाऊ वाले रहे हमेशा से, और वो सिलसिला हमें दिखाई देता है। सबसे पहले तो वो क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाते रहे, उसके बाद VSD कॉलेज में कानपुर में 5-6 साल पढ़ाया, उसके बाद 1930 में इलाहाबाद आए। और जो जिन लोगों ने पुराना वक्त देखा, अच्छा ये भी बैठी बैंक रोड की, मुझे जॉली एंड पॉली भी दिख गई, तो पुराने इन लोगों ने देखा है फिराक साहब को कि उनके घर गेंद चली जाए तो घबराते थे लोग, कौन जाएगा गेंद उठाने। तो ये दिक्कतें सेमी सर्कल में होती रहती थी, और बैंक रोड वाले उनको खूब जानते हैं। तो फिराक साहब का एक पहलू और है जो उस दौर में बहुत मशहूर था, और बल्कि मैं तो कहूँगा लोगों के लिए इनएविटेबल था। एसेस के उनके जो संकलन थे, ट्रेजरी ऑफ गोल्डन ट्रेजरी ऑफ एसेज, ए गार्डन ऑफ एसेज, एसेज फॉर सिविल सर्विसेज, इनका बहुत ज़रूरत लोगों पड़ती थी, क्योंकि तब PCS और सिविल सर्विसेज में एक पर्चा ही होता था ऐसे का, और इसीलिए फिराक की ये किताबें भी बराबर चलती रहीं। तो इनको भी एक नज़र देखना पड़ेगा जब फिराक को हम एक टोटलिटी में कभी एनालाइज करें। और मेरे ख्याल से अब मैं फिर से वापस चला जाऊं आप लोगों की तरफ, ताकि फिर दोबारा कुछ बोलने का मौका हो तुम बोलो। बहुत सारी बातें हमारे गुरुजी आपको बता रहे थे। तरदामनी पे शेख हमारे न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। वाह वाह वाह, दामन निचोड़ दें। फिराक को नींद नहीं आती थी, और अक्सर वो शेर कोट किया करते थे कि जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, ऐ नींद तेरे आज न आने का शुक्रिया। मेरा एक दोस्त फिराक साहब के यहाँ अखबार लगाता था, बैंक रोड पे, शाही जी के यहाँ, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के यहाँ, रघुवंश अजीज जौहरी उसका नाम था। बड़ा प्यारा दोस्त था, अब नहीं है वो। कहीं यार नींद तो आवत नहीं रही उन्हें, और अखबार लगावे में देर हो जाए तो बाहर टहलत मिले, और बड़ा देर लगे उनसे कि आज तुम फिर अखबार लाने में तुमने देर की, और भैया हमार हाथ पकड़ ली, अब छोड़बे ना करें। हम कहा फिराक साहब अब कल से हम टाइम से लगा दिया करेंगे, कहीं अगर अब तुम देर करोगे तुम्हारी सजा ये है कि तुम मालिश करोगे फिर मेरी। तो और ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें, और फिर उसके लिए जलेबी जलेबी भी मंगा के रखते थे वो। यश भाई दिक्कत ये थी कि वो अजीज होम्योपैथी वाला कोर्स कर रहा था, और 4 साल की वो हड़ताल हो गई थी, तो उसके पास कुछ कमाने का साधन नहीं था। हाँ। फिराक इस बात को जानते थे। हाँ। और फिराक साहब किस तरह मदद करते थे, विद्यार्थियों की फीस जमा करनी है, और ये सारे काम भी वो किया करते थे। लाल किले का एक मुशायरा हुआ था बड़ा शानदार सा,
और मुशायरे में ये सारे लोग ऐसे थे, और राष्ट्रपति की कुर्सी थोड़ा बीच में और कुछ विशिष्ट सी कुर्सी लगी हुई थी। फिराक साहब ठमकते हुए आए, उसी पे बैठ गए, प्रेसिडेंट की कुर्सी पे। अब बैठ गए तो बैठ गए, अब कौन उनको उठाए वहां से? जितने आईएएस और सारे लोग थे उनके पेट में घुटने उतर रहे थे, लेकिन अब कौन रोके उनको? अब फिराक साहब मजे में बैठे, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, कुर्सी देख रहे हैं, फिर उधर देख रहे हैं, बार बार निगाह इधर उधर कर रहे हैं। तो फिर एक आया धीरे से, उसने कहा ये हुजूर फखरुद्दीन अली साहब की ये के लिए ये कुर्सी लगाई गई है, प्रेसिडेंट आ रहे हैं, शायरों के लिए ये बंदोबस्त है। जब आएंगे फखरुद्दीन अली साहब तो मैं उठ जाऊंगा, अब दोबारा नहीं कहोगे। फिर बैठे रहे। उधर से वो आते दिखे फखरुद्दीन अली साहब, बोले आइए आइए, तशरीफ रखिए, आप ही की तो एक तशरीफ है, हम सबकी तो कोई तशरीफ है नहीं। और उनका तंज देखिए, क्या हमारी व्यवस्था होती थी। फखरुद्दीन अली साहब ने बुलाया लोगों को कि जैसी कुर्सी सबकी है वैसी कुर्सी मेरी होनी चाहिए। वाह वाह। और फिराक साहब बैठे हों तो हम ऐसे बैठेंगे, फिराक साहब के चरणों में बैठना चाहिए हम सबको। वाह। तो ये थे फिराक साहब। लोग, हाँ, और लोग भी ऐसे ही। हाँ, और लोग भी सहेजने वाले। किस तरह से इस देश ने, यहाँ के लोगों ने और इलाहाबाद ने उनके नखरे उठाए हैं, वाह। उनकी अराजकताएं सिर माथे ली हैं। फिर खुद भी कहते थे कि अब दूध देने वाली गाय अगर 4 लात मारती भी है तो क्या दिक्कत है। और इसके साथ साथ वो खास तौर पे वो याद करिए, भड़की है दिल की आग गवालन के इश्क में। वाह, भड़की है दिल की। ऐसे ऐसे शेड हैं, ऐसे ऐसे गोशे हैं। मैं असलम भाई को आवाज दे रहा हूं, और असलम भाई ने एक पूरा लंबा सा इंटरव्यू किया था फिराक साहब से एक ज़माने में, और ये भी कहा कि आप तो सारी भाषाओं के महारथी हैं, अगर आप अंग्रेज़ी में बोलें तो हमें तर्जुमा नहीं करना पड़ेगा, हम ऐसे ही इसको छपने को दे देंगे। फिराक साहब का वो 3 कैसेट में लंबा इंटरव्यू इनके पास सुरक्षित हो कि ना हो पता नहीं, लेकिन उसकी चर्चा हमने सुन रखी है, और उसमें बड़ी कीमती बातें कही थी। कुछ एक बातें अभी असलम भाई बता भी रहे थे, आप इन्हीं के मुंह से सुनिए। असलम भाई। हाँ साहब, वो कैसेट तो हमारे दोस्त पीएन मिश्रा लेके भाग गए। वो भी हमारे साथ लस लिए थे जब फिराक से हम बात लस लिए थे। हाँ। तो बहरहाल बैठे रहे, उन्होंने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, मगर फिराक साहब से जो गुफ्तगू हुई तो उनसे हमने सिर्फ रिक्वेस्ट किया कि साहब अब आपसे अच्छा नहीं लग रहा कहना कि ये अंग्रेज़ी में छपेगा, तो अगर आप अंग्रेज़ी में बोलें तो हमें ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा। तो कहना वेरी वेल, जैसे उनकी वो आवाज़ थी। तो हमने कहा चलो अच्छा है, मतलब ठीक है। एनीवे, फिराक वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, एंड एज वी ऑल हैव सीन कि उनकी एक जो वो थी शख्सियत, वो बहुत गज़ब की थी। और हम जो है फिराक साहब से बात करने का जो मौका मिला तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, तो खैर उन्होंने अंग्रेज़ी में बोलना शुरू कर दिया, और खूब अच्छी अंग्रेज़ी तो बोलते ही थे, अंग्रेज़ी के तो प्रोफेसर ही थे, हिंदी और उर्दू तो हर ज़बान में अच्छा था। मगर यह है कि फिराक साहब ने जो गुफ्तगू हमारे साथ की और 3 कैसेट भर गए, उसके बाद भी वो बोलते रहे, और वो तीनों कैसेट को लेके पीएन मिश्रा साहब गोल हो गए, आज तक गोल है। उन्होंने कहा असलम साहब इसको हम ट्रांसक्राइब करके आपको दे देंगे। अच्छा, हमने सोचा कि ठीक है, हमको यूनिवर्सिटी मैगज़ीन में छापना था, तो उसके कुछ अंश जो है वो हमने निकाल के
दे दिए, वो यूनिवर्सिटी मैगजीन में छप गए उस ज़माने की। और वो कैसेट्स को मैंने सोचा, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसी हरकत करेंगे वो। हाँ हाँ, वैसे आज भी हैं वो कहाँ हैं इस वक्त? इंदौर में, अच्छा। ये रिटायर्ड। अगर ये पता होता तो बुला लेना चाहिए उनकी तो। हाँ, नहीं तो खैर फिराक साहब के साथ तो ये है कि वो कहाँ पीएन मिश्रा? हाँ, पीएन मिश्रा की अगर वो मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मगर फिराक साहब की आवाज़ उसमें क्योंकि इतनी बहुत सी है, और वो बोलते ही गए। जब वो शुरू हो गए फिराक साहब बोलना वेरी वेल कह के, तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। और फिर वो कोई वो नहीं था, अपना मज़े में बोल रहे हैं। उसमें आ गया गंगानाथ झा, दैट डोंकी फेस्ड मैन, एंड more donkey minded. Don't print these things, they might hurt people's sentiments. Might hurt. तो बहरहाल ये तो फिराक साहब का अंदाज था। मगर ये था कि उनके साथ बहुत से मतलब वो हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है कि फिराक साहब के यहाँ एक बार चोरी हो गई। अब वो चोरी हो गई तो पुलिस आई और वेरी कीन कि इसको पकड़ा जाए कौन। तो वो फिराक साहब से उन्होंने पूछा कि कौन मतलब उसका हो सकता है। तो उनके यहाँ जो वो कुक था, खानसामा क्या उसका नाम था, कोई अच्छा सा मतलब कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको मैं ले जा कहीं नहीं साहब, क्या बात करते हैं आप, ये ऐसा शरीफ आदमी है कभी चोरी कर सकता है? नहीं, इसकी फितरत में चोरी है नहीं, मतलब कहते हैं। क्या बात। तो वो उसको तो खैर प्रोटेक्ट कर रहे थे, इवेंचुअली उसको ले गए। मगर वो कचहरी में ये केस जो है वो दायर हुआ। अब फिराक साहब को बुलाया गया एज ए विटनेस कहते हैं। तो फिराक साहब ने कहा ये तो बहुत ही ईमानदार, बहुत ही शरीफ आदमी है, इसके ऊपर इस तरह का गुनाह, ऐसा पुलिस वाले ये इतने काहिल बेकार खूफ किस्म के आदमी हैं, इनको कोई नहीं मिला नहीं तो इन्होंने इसको बेचारे को फांस दिया। क्या बात। हाँ, तो वो जिस तरह के थे वो वाकई में उन्होंने इसको वो किया। तो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई जो विटनेस है, तो उन्होंने कहा था विटनेस हैज बिकम हॉस्टाइल। तो उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, उन्होंने कहा आई आस्क दिस कोर्ट, हैव आई बी शोन एनी साइंस ऑफ हॉस्टिलिटी? आई एम अ मोस्ट decent man. I have never behaved hostile to anybody. Why should I behave with hostility to you? कहते हैं। उन्होंने कहा नो, नॉट एट ऑल कहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो एक हॉस्टाइल कह रहे थे इस सेंस में। तो कहीं भाई हॉस्टाइल का जो मीनिंग होता है अंग्रेजी भाषा में वो एक ही होता है ना, आपके कहने से वो दूसरा नहीं हो जाएगा। क्या बात। तो बहरहाल वो काफ़ी वो हुआ। जज साहब ने फिर कहा कि फिराक साहब आप रहने दीजिए, आपके कुक को हम लोग रिहा कर रहे हैं। हाँ, बाइज्जत कोई वो नहीं। तो उन्होंने कहा बहुत शुक्रिया, और फिर वो वहाँ से चले गए। बहरहाल फिराक साहब के किस्से बहुत ज़्यादा हैं, इन लोगों ने तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से रिगेल किया। अब हमको फिराक साहब की शायरी पर इतना आता भी नहीं जो इन लोगों को है, और ये बोल भी चुके हैं, और आप बोर भी हो जाएंगे। और जो हमको पता था वो हमने आपको बता दिया फिराक के बारे में, जो हमारा उनके साथ एनकाउंटर था। मगर जो उनका इंटरव्यू हुआ था वो 3-3 कैसेट्स पे वो पीएन मिश्रा साहब लेके भाग गए। अगर कोई उनको गिरफ्तार करके हमारे कैसेट हमको वापस दिला दे तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। इसीलिए सर वो मैनेजमेंट के प्रोफेसर हुए। मैनेजमेंट के प्रोफेसर, हाँ वो जो भी है। बहरहाल हम दिलवा सकते हैं। हाँ, तुम दिलवा दो तो बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। पीएन मिश्रा को जानती हो तुम क्या? अनीता को पेश। हाँ हाँ, जो भी हो,
जो दिलवा देगा उसका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अनीता तुमको बहुत हम वो करेंगे। चलो भाई ठीक है। मैं एक बार महफूज साहब को फिर आवाज़ दे रहा हूँ। बहुत खूब। हाँ। अभी नेपथ्य में बड़ी गहरी बातें कह रहे थे और मुझे लगता है कि संकोच नहीं करना चाहिए। बस समय हो गया है आपको बस वाली बात करके ख़ास तौर पे। हाँ जी, वाकई मेरा ख़्याल ये है कि फ़िराक़ साहब के बारे में इतनी उम्दा गुफ्तगू हो गई और तकरीबन तमाम पहलू जो है उनकी शख्सियत के और उनकी शायरी के भी सब सामने आ गए। और वैसे तो देखिए, ये कभी ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई इतनी बड़ी शख्सियत हो, इतना उसका कंट्रीब्यूशन हो, पूरे अहद को रिप्रेजेंट करता हो और उसके बारे में एक सीटिंग में पूरी बात कर ली जाए, तो ये बिल्कुल ना तो मुमकिन है और ना मुनासिब है। फ़िराक़ साहब की जो शायरी है, ये अभी हम लोग बल्कि पीछे बैठे बात कर रहे थे। देखिए, हमारे ही ज़माने के एक जदीद शायर हैं मोहम्मद अलवी, अब इंतकाल हो गया, बहुत सीनियर शायर थे आप। उनका एक शेर है कि शेर कच्चा भी निकल जाता है, शेर कच्चा भी निकल जाता है, ये भी अल्लाह की मर्ज़ी है मियाँ। क्या बात है। तो ये बात हम सब जानते हैं, हमारे जितने यहाँ सब हमारे सीनियर्स हैं, सब हम लोग शायरी, लिटरेचर या किसी भी मैदान में कभी ये दावा नहीं किया जा सकता कि आदमी ने जो कुछ भी लिखा है वो परफेक्ट है। तो परफेक्शन का मामला ये है कि वो तो यानी उसका दावा करना ही एक तरह से बहुत ही नामुनासिब बात होती है। हमारे बड़े बड़े शायरों, लेकिन ये बात सही है कि किसी के यहाँ कोई चीज़ अगर कोई चूक या कहीं कोई कमी है, अब गालिब के यहाँ भी ऐसा नहीं कि गालिब की सारी चीज़ें जो है बिल्कुल 100% परफेक्ट हैं। उनके यहाँ भी हमारे नक़ादों ने, क्रिटिक्स ने बहुत सी चीज़ें बयान की हैं, कहीं उससे ख़ुद मीर साहब के यहाँ भी कहीं कहीं कुछ चीज़ें हो गई हैं। तो लेकिन उससे उनकी अज़मत पर, उनकी जो हैसियत है, उनका जो मर्तबा है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। फ़िराक़ साहब का मामला ये है कि उन्होंने पढ़िए वो जो, हाँ, मैं वही उसी पर मैं आ रहा हूँ। मैंने सोचा कि उसके पहले ये बातें बयान करना ज़रूरी है, वरना लोग शायद अदरवाइज़ इसको समझे। अभी अब जैसे ख़ुद मैं बयान करूँ कि ख़ुद हमारे फ़ारूक़ी साहब ने फ़िराक़ साहब पे बहुत तवील मज़मून लिखा है और उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बयान की हैं कि भाई हमारी क्लासिकी शायरी में जो उसके उसूल हैं या जो पैरामीटर्स हैं, जो उसके रूल्स हैं, कहीं कहीं हमारे जदीद शायरों के यहाँ ज़रा उनसे चूक हो गई है कुछ। एक अभी जो गज़ल बल्कि गाई गई है, हाँ बहुत उम्दा गाई उन्होंने, गज़ल के साज़ उठाओ बहुत उदास है रात, बड़ी उदास है रात, गज़ल के साज़ उठाओ बड़ी उदास है रात, सुखन की शम्मा जलाओ बड़ी उदास है रात। यहाँ सुखन जो है वो मेरा ख्याल है हम लोग ये सुखन शायरी के मानी में, सुखन के माने बात के भी होते हैं और सुखन जो है वो शायरी के मानी में। तो अभी ये बात हम लोग कर रहे थे कि मैंने कहा कि देखिए, अब वही होकर ज़रा चूक हो गई, दूसरा मिसरा जो है ये पहले होना चाहिए था, क्योंकि शमा जलने का काम पहले होता है, तब जाके महफिल सजती है। सुखन की शम्मा जलाओ बड़ी उदास है रात, गज़ल के साज उठाओ बड़ी उदास है रात। तो यश मालवी जी ने कहा कि अरे भाई आप ये बात कह दीजिए। हमने कहा नहीं, देखिए हम लोग फ़िराक़ साहब को याद कर रहे हैं उनके, तो कहने लगे, लेकिन वही बात है कि देखिए हमेशा ये होता है कि कोई भी शायद ये दावा, खुद शायद ये दावा नहीं कर सकता कि, तो कहीं तो एक बात ये थी, तो मैंने सोचा बयान कर दूँ, आप लोगों ज़रा सा क्रिटिकल भी हो जाए कि भाई हम लोग बैठे सिर्फ फ़िराक़ साहब की तारीफ़ ही नहीं कर रहे थे। जैसा मैंने कहा कि गालिब, मीर, तमाम शायरों के यहाँ हमारे कोई दावा नहीं है। तो भाई एक बात मेरे जहन में आई है, चूँकि यश जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भाई शमा जलाने का काम पहले, जैसे मुशायरे में भी पहले शमा जलती है, फिर उसके बाद मुशायरा शुरू होता है। तो बहरहाल ये बात एक मैंने कह दी, इससे आप लोग बिल्कुल ये ना समझिएगा कि फ़िराक़ साहब बहरहाल बहुत उम्दा, और हमारे तमाम साथी और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अब ये ख़ास तौर से यश जी
शुक्रिया अदा करेंगे। वो थैंक यू। तो कहा ही गया, शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता है। मैं यश भाई, बहुत धन्यवाद देता हूँ। यश भाई, दीपक धवन साहब को मैं एक बार बुलाना चाहूंगा स्टेज पे, वो कुछ कहना चाह रहे थे। आइए दीपक भाई आइए, स्वागत। सबसे पहले तो तिग्मांशु धूलिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे 1 मिनट का समय दिया। और यश जी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल का है। मुझे फ़ख्र है कि मैंने भी फिराक को देखा था। मैंने लॉ किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। मुझे याद है 1981 में वी लॉस्ट फिराक जी 1982 मार्च, एंड आई थिंक 81 की बात होगी। वो चीफ गेस्ट थे, एनुअल फंक्शन चल रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, और मुझे वो दृश्य याद आ गया कि उनको एक पलंग पे लेटा के लाया गया था। मतलब वो बोलने की हालत में भी नहीं थे, और सिर्फ 10 मिनट के लिए आए थे, और उनको बोला गया फिराक जी कुछ हो जाए, तो सिर्फ ऐसे कर रहे थे। तो पूरा ऑडियंस हम लोग चिल्ला रहे थे, फिराक 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 फिराक। तो उन्होंने ये जो लाइनें आप लोगों ने बताई कि ये पहली बार मैंने, पता नहीं उन्होंने कब लिखा था, लेकिन उस टाइम उन्होंने 3 बार ये बोला, आने वाली नस्लें फ़ख्र करेंगी, और उसके बाद चुप हो जाएं। आगे बोलिए। पूरा ऑडियंस 3 बार बोला, फिर उन्होंने बोला कि आने वाली नस्लें फ़ख्र करेंगी। जो शेर है, अब सुनो, जब उन्हें ख्याल आएगा कि तुमने फिराक को देखा था। और उसके बाद उनको स्टेज से हटाया गया। हम लोग सब दौड़े स्टेज की तरफ की, और करीब से देखे उनको। तो दूसरी बात जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, मार्कंडे काटजू इलाहाबाद के ही जज थे और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं। वो हम हर अपने जजमेंट में, मैं तो लाइफ मैंने सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग में देखी, तो शेर व शायरी फिराक के शेर पढ़ते थे वो। और अपने एक जजमेंट में तो मतलब ही स्टार्टेड विद हिज उर्दू, बिल्कुल। अब वो मुझे, मैं लिख के लाया था, मिल नहीं रहा है। कोर्ट के अंदर वाले जेब में देखिए, नहीं, अंदर वाले जेब। वो मैं शेर पढ़ना चाह रहा था जो उन्होंने जजमेंट का। बस 1 मिनट। नहीं देखिए, कोई प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं है। नहीं, मिल गया। इन्होंने अपने जजमेंट 2011 का, उन्होंने तमिलनाडु में बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट की लड़ाई पे वायलेंस हुआ था, तो ये मार्कंडे काटजू ने गालिब को, फैज़ को, सबको यूज़ किया अपने जजमेंट में। तो एक शेर पढ़ूंगा जो उन्होंने अपने जजमेंट में कहा कि ये गालिब के स्टैंडर्ड का शेर है फिराक जी का। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, हर ज़र्रे पे एक किफ़ायते नीम शाबी है। नीम हाफ और शाबी हाफ नाइट बोलते हैं। क्या बात। कैफियते नीम शबी ए साकी, ये दौरा ये गुनाहों की घड़ी है। क्या बात। दिस थैंक्स। ये जो उनके पुत्रवत सहायक थे रमेश चंद्र द्विवेदी, तो उनका तकिया कलाम था कि इस बात के 2 पहलू हैं। कुछ कहें और उसके बाद कहें कि इस बात के 2 पहलू हैं। आपको आश्चर्य होगा, उनको फिराक गोरखपुरी जब भोजपुरी बोलने पे आते थे तो बहुत बढ़िया बोलते थे। एक बार ऐसे ही बोले, इस बात के 2 पहलू हैं, तो कह रहे हैं हाँ, पहलू के बारे में भल कहलू। इसके साथ ही ये चर्चा समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।